अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, ऐसे महसूस हो रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी ना हुई तो जल्द ही खित्ते के दीगर ममालिक भी इस जंग की लपेट में आ जाएंगे। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई जंग की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरान कहता है कि आबना हर्मुज़ के मुस्तकिल हल और पाबंदियों के खात्मे का बगैर किसी भी आरजी डील पर बात नहीं की जाएगी। उधर अमेरिका ईरानी शहरों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है, बल्कि अब स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान पर और अब तक के सबसे बड़े अस्करी हमले का इशारा दिया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने अमरीकी मदद करने वाले ममालिक को सख्त नताइज से खबरदार करते हुए तल अबीब पर बराह रास्त हमलों और खलीजी ममालिक में ज़्यादा शदीद हमलों की धमकियाँ दी हैं। इस संगीन सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारिया सुल्तान साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है। मैडम, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़कियाकार, सर आपको खुशामदीद कहेंगे। और हामिद अल मशरक़ी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। मारिया सुल्तान साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अब मैम सफारतकारी के रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा ही रहता है तो सूरत हाल और कितनी कशीदा हो सकती है? जिस नहज पे अब हम पहुंच चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या कशीदगी हो सकती है सूरत हाल में? क्योंकि इस वक्त जो भी टारगेटिंग हो रही है वो बड़ी सोची समझी टारगेटिंग हो रही है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी बड़ी हद तक। इस वक्त जो मिडल ईस्ट का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो तेल के साथ मुंसलिक है, अभी तक उसके ऊपर 100% टारगेटिंग नहीं हुई है। अगर वहाँ 100% टारगेटिंग होती है तो इस वक्त जो दुनिया की तेल की जो मार्केट है जो तकरीबन 100+ के ऊपर है, तो ये मतलब 126 से लेके ये भी अंदाज़ा किया जा रहा है कि $200 फी बैरल तक पहुंच जाए। इसकी इसी तरह जो बाबल मंदब है, अगर उसके अंदर ईरान की तरफ से बिलखसूस हूती जो उनके एक तरह से हरबल दस्ते के तौर पर उनको देखा जाता है, अगर वो भी मैदान में आ जाते हैं तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट जो है अंडर वाटर सी जो केबल्स जा रही हैं आपकी साइबर की, उनके साथ है। इसी तरह यूएई के अंदर और जीसीसी के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बहुत सारे जो आपके इंटरनेट कम्युनिकेशंस, आपकी ई कॉमर्स, इन तमाम चीज़ों की जो है डेटाबेस और डेटा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, वो एक और एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट जो है जाहिर है जो हर एक के माइंड के ऊपर है, वो यही है कि अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं और एटमी खतरात के अंदर इजाफा होता है, क्योंकि बुशरेर के ऊपर तो अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन अगर कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और ईरान इसके मद्दे मुकाबले क्या इम्पैक्ट करता है। ये मुख्तलिफ खबरें ज़रूर आ रही हैं कि शायद ग्राउंड ट्रूप्स आए ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, लेकिन दोनों सूरत हाल में ये एक रियल पॉसिबिलिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। असल पॉसिबिलिटी जो आपको नज़र आ रही है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो परमानेंटली एटलीस्ट 6 से जो 8 महीने का इम्पैक्ट समझा जा रहा था, वो 8 या 9 महीने के बजाय जो है पूरे साल तक अगर बंद हो जाती है या उसमें इर्रिवोकेबल डैमेजेस आ जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस वक्त अमेरिकन जो सप्लाईज हैं, जो आप एक तरह समझ सकते हैं उनकी सप्लाई बेसिस हैं, वो सारी इफेक्ट हो रही हैं। और रही बात इसकी कि क्या इससे ज़्यादा रीजन जो है इसके अंदर आगे निकल कर अटैक कर सकता है या नहीं, देखिए इस वक्त रीजन के पास कोई इस वक्त की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एज सच मौजूद नहीं है जो ईरान के खिलाफ मुतहरक हो सके। सो बहरहाल जो जंग है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान और इजराइल के दरमियान होगी, और इस सूरत हाल में इकोनॉमिक जो डैमेज है या अंडर वाटर सी का जो डैमेज है, ये साइबर का जो डैमेज है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल। अच्छा मैम, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने की बात हो रही है, तो क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो सकते हैं इस जंग में? ये हो सकते हैं, क्योंकि जो बंकर बस्टर्स को कहा जाता है उनको भी ये समझा जाता है कि दे आर न्यूक्लियर टिप्ड, लेकिन ईरान के केस में क्योंकि हार्डन्ड फैसिलिटीज हैं और माउंटेनस फैसिलिटीज हैं तो वहाँ इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन असल मसला ये नहीं है कि ये न्यूक्लियर टिप्ड जो है वॉरहेड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर ये न्यूक्लियर टिप्ड वॉरहेड्स इस्तेमाल करते हैं और बुशरेर के ऊपर जहाँ जो है हो सकता है उसकी वजह से सब क्रिटिकलिटी क्रिएट हो जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट है उससे मशरक़ वस्ता के ऊपर नहीं बल्कि पूरे रीजन के ऊपर आएगा। रेडियो एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है उसका फैसला शायद हम सब उसके लिए इतने तैयार नहीं है जितनी इसमें बातचीत है। जी रिजवी साहब, हमने बात की सफारतकारी के रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं, तो सवाल मेरा वही है कि अगर ये सफारतकारी के रास्ते बंद हो जाएंगे, अभी तो सब कोशिशें कर रहे हैं लेकिन ना ईरान सुन रहा है ना अमेरिका सुन रहा है, तो अगर ये बंद हो जाता है रास्ता तो और कितनी कशीदगी बढ़ेगी और कितना ख़राब होगा दुनिया का निज़ाम। अब तेल की कीमतें हमने देखा कि बहुत ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तान में बराह रास्त इम्पैक्ट आ रहा है, रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो कीमतें
बढ़ रही हैं, तो मज़ीद क्या खराबी आ सकती है अब अगर ये डायलॉग नहीं होता तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पहले रब्ता फरमा रही थी, तो मेरे ख्याल में इसकी जो एक आपका ये पर्शियन गल्फ और एक उस तरफ रेड सी बाबल बंदर, और अगर ये दोनों में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस पैदा कर दी जाती है बाय ईरान इंक्लूडिंग दी हुतीज, तो ये बहुत कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा। ना सिर्फ ये, एक रीजनल डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इसकी वो जो कॉस्ट है या प्राइस है वो इतनी हाई है कि ये दोनों, इट इज़ माय ओपिनियन कि वो ऑल आउट वॉर पे नहीं जाएंगे। ठीक है। हामिद अल मशरकी साहब, डायलॉग की बात हमेशा सब ने की और पाकिस्तान उसमें पेश रहा, फिर स्विट्ज़रलैंड में एक राउंड हुआ, सब ने उस पर इक्तफ़ा भी किया, फिर 60 रोज़ा जंगबंदी हुई जिसको बाद में ब्रीच कर दिया गया उस माहदे को। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सिर्फ एक राउंड है अपनी बातें मनवाने के लिए दोनों मुल्क जो कर रहे हैं, या वो 60 दिन की जो जंगबंदी है वो प्रोलॉन्ग होगी, आगे जाएगी, एक दोबारा डायलॉग का अमल आएगा, या फिर वाक़तन तौर पे गुस्सा है दोनों मुल्कों को और दोनों एक दूसरे पर जो है वो हमला करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए उमर, सबसे अहम बात यह है कि अब सीज फायर तो मुकम्मल तौर पर सबूटाज हो चुका, और बदकिस्मती से वो स्पॉइलर जो इस MOU को ख़राब करना चाहते थे, नाकाम करना चाहते थे, वो कामयाब हुए। और इवेंचुअली जहाँ पर हम बात करते हैं इसराइल के स्पॉइलर होने की, वहीं पर एक चीज़ हमें समझनी होगी, वो ये कि अमेरिकन ने जिस अंदाज में इस एग्रीमेंट को लिया MOU को, उसके अंदर वाज़े तौर पर यह था कि ईरान ने अपनी तकरीबन सारी बातें मनवा ली और अमेरिका को उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। जो सदर ट्रंप उसको जिस अंदाज में कैश करवाना चाह रहे थे उसमें भी उनको नाकामी हुई। बदकिस्मती से ईरान के अंदर भी, IRGC के अंदर भी जो हार्ड लाइनर्स हैं वो जंग के रास्ते पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। उनको ये अंदाज़ा लगा कि शायद पहले 36 दिन की जंग में उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को इतना नुकसान पहुँचाया कि वो बड़ा वल्नरेबल हो गया है, और इसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए हम मज़ीद अमेरिका को नुकसान पहुँचा सकते हैं या सबक सिखा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मैं इसको सूरत हाल को, जैसे मारिया भी बात कर रही हैं, बिल्कुल इसकी ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जंग की एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं होती है, और इस तरह की जंग के अंदर अगर कोई भी एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं हो, जो कि हमें नज़र आ रही है दोनों तरफ से कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो किसी भी लिमिट पर जा सकते हैं और फिर ये दोनों तक महदूद नहीं रहेगी। देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि अमेरिका जो है वो खुदा ना खास्ता टैक्टिकल न्यूक्लियर की तरफ जाता है या किसी भी B-52 बम्बार के थ्रू कुछ भी ऐसी चीज करता है जो कि कैटास्ट्रोफिकली डैमेजिंग होता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि खित्ते के अंदर शायद और ताकतें भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, जो कि बड़ा खतरनाक सिनेरियो है, जिसको आप वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो कह सकते हैं। उसके अंदर रशिया की इंटरवेंशन हो सकती है, चाइना कुड हैव बीन फोर्स्ड टू एंटर इट। अगर चाइना का तेल सब तरफ से बंद हो जाता है, बाबुल बंदर से बंद हो जाता है, इधर से आपने हुर्मुज बंद है, दूसरे हवाले से होतीज जो है अगर उस अंदाज में नहीं कंट्रोल कर पाते हैं मामलात को, जो दुनिया चाह रही है कि भाई होतीज को रोका जाए, और वो नहीं रुकते हैं और वो ईरान की सपोर्ट में इस तरह ऑल आउट सऊदीया पर अगर अटैक करते हैं, तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मुआहदे की वजह से पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। पाकिस्तान को बड़ा डिसाइसिव फैसला करना होगा। सबसे अहम बात ये कि इस वक्त सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान कराने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि खुदा न खास्ता इसके अंदर सऊदी अरब और ईरान की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, जो कि किसी भी हालत में खित्ते के फायदे में नहीं है, जो कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है वो उसका हिस्सा है कि वो तमाशा देखते रहे और अरब और ईरान जंग हो जाए और सूरत हाल जो है वो एक किसी और लेवल पे चली जाए। एक चीज और आप गौर करें उमर, वो ये है कि यहाँ पर इसराइल अब तमाशा देख रहा है। इसराइल प्रैक्टिकली जंग में शामिल नहीं है, गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो अमेरिका के कांधे पे रखकर बंदूक चला रहा है। दूसरी जानिब
हमारी होतीज पर ये बड़ा क्लियर एक नजर आ रहा है कि वो ईरान जो है वो उनको यूज कर रहा है। तीसरी जानिब ये है कि आपने हुर्मुज जो है वो एक ऐसा मैदान जंग बन गया है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जहाँ फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में मुतासिर है, सप्लाई चेन मुतासिर है, 20% दुनिया का ऑयल मुतासिर है, वहीं पर SMB3 फाइबर ऑप्टिक और वो जो सारा इंटरनेट स्ट्रक्चर है वो खतरे में है। पूरी दुनिया जो है वो फ्यूचर में $200 बैरल जो है वो उससे भी ऊपर जाता हुआ पेट्रोल देख रही है। दूसरी जानिब जो रिसेशन है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े डिप्रेशन में बदलता हुआ नजर आएगा अगर ये जंग ना रुकी, और इसके लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का काम करना बहुत जरूरी है, शटल डिप्लोमेसी का काम करना बहुत जरूरी है। उम्मीद और कोशिश अगर तमाम फ्रीकैन ने छोड़ दी, जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की, बाकी ममालिक जो हैं, लेकिन अगर ये सूरत हाल जो कि अभी तक जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि नजर ऐसे आ रहा है कि अब दोनों किसी की नहीं सुनने को तैयार है, ना प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका, क्योंकि वो यहूदी लॉबी से कंट्रोल हो रहे हैं, और ईरान के अंदर भी जो पासदारान इनकलाब के हार्ड लाइनर्स हैं वो भी किसी की सुनते नजर नहीं आ रहे। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मैं समझता हूँ कि सेंस मस्ट प्रिवेल एट दिस टाइम। बिल्कुल। मारिया सुल्तान साहिब, अब आज एक तजवीज़ पेश की गई और इराकी वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसको डिनाई किया ईरान ने, जंग बंदी की जो पेशकश थी अमेरिका की जानिब से, आर्जी जंग बंदी का जो मामला था, अब कौन जो है वो इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है? हमने इसराइल का जिक्र किया, बज़ाहिर तो अमेरिकी सदर कहते हैं कि वो भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम कहेंगे तो शामिल हो जाएंगे। अब अगर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जाने से इस जंग का मामला हल होगा, या पहले ही कोई ऐसी फोर्स आएगी जो इन दोनों को जो है वो मना लेगी जंग को ख़त्म करने के लिए? अब क्या लगता है किस तरह से इस जंग का खात्मा होने वाला है? देखें, इस जंग के जो प्लेयर्स हैं वो सबके सामने हैं। इस जंग को जिन्होंने ख़त्म करना है वो भी सबके सामने है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा और कोई फोर्स इस जंग को नहीं रोक सकती है। एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ जो मिडिल ईस्ट का जो प्लान था उससे अमेरिका को कोई फ़ायदा हो। अच्छा, अगर मिड टर्म इलेक्शन में, मारिया साहिबा, मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रहते ही नहीं है, तो फिर कौन इस जंग को चलाएगा? क्या पीछे आने वाले जो हैं वो कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो इजलास हुआ कांग्रेस का, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है और आप मज़ीद जो है वो पैसे मांग रहे हैं जंग के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें समझना है कि अमेरिका ने ये जंग क्यों की। अमेरिका ने ये जंग सिर्फ इजराइल के लिए नहीं की। जंग जो है किसी सियासी मफाद के लिए की जाती है, और सियासी मफाद इस वक्त अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, बैनुल-अक़वामी तेल की तजारत के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। और मुकम्मल कंट्रोल का मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी एक ऐसा फैक्शन, कोई सी एक ऐसी सिचुएशन रह जाए जो अमेरिकन डॉलर के अंदर डील ना करे। देखिए, इस वक्त जो ईरान का जो तेल है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए जो तकरीबन 19,000 के बराबर है, वो जो सैंक्शंस हैं उन्होंने ईरान के सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, और ईरान की जो तेल की फरोख्त है उसको एक तरह से इंडिपेंडेंट फैक्शन के तौर के ऊपर निकाल दिया, जिसको ईरान ने कहा कि जी या हम युआन में देंगे या हम जो है रशियन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर करेंगे। अब अगर ईरान ये तमाम चीज़ें युआन में या क्रिप्टो करेंसी में देना शुरू कर देता है तो जो अमेरिका की इजारतदारी है बैनुल-अक़वामी तेल की तजारत के ऊपर, बिलखुसूस डॉलर के साथ जो उसके लिंकेज है, वो डैमेज होता है। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो करने की कोशिश की है वो ये, जो इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया है, जो इन्होंने ईरान के साथ कर रहे हैं, और जो इन्होंने ग्रीनलैंड के साथ किया है, उसका बुनियादी मकसद इन ममालिक को सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, चाहे आप उसमें क्लार्क्स थ्योरी देख लें, चाहे उसमें लैंड ब्रिज थ्योरी देख लें, लेकिन असल वजह जो है वो यही है कि जो ऑयल की जो मार्केट है उसके ऊपर वो अनडिस्प्यूटेड क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठे। अगर ईरान पे सैंक्शंस नहीं उठती तो ये आप वापस ईरान को एक इंटरनेशनल फोल्ड में नहीं ला सकते जो अमेरिका लीड करेगा, और अमेरिका को भी लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ईरान को इसके अंदर लेके आए। लेकिन जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है वो चल रहा है उन तमाम लोगों से जो ईरान के सैंक्शनड ऑयल को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेचते रहे, जिसमें बरतानिया की फर्म्स, जिसमें फ्रांस की फर्म्स, जिसमें UAE के वो तमाम मुल्क हैं जो सैंक्शनड ईरानियन ऑयल को बेचते रहे हैं। अब इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए ज़ाहिर है अमेरिकन फर्म्स हैव टू कम इन। उसमें एविएशन भी है, जो $30 बिलियन का, जो $300 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट फंड वो ईरान के लिए बना रहे थे, उसका बुनियादी मकसद भी ये था कि मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज किया जाए, और मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए ईरान स्टेबल होना जरूरी है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर एविएशन है, इसके अंदर ये तमाम सेक्टर्स हैं जो सैंक्शन थे, जो तमाम प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद किए थे अपनी लास्ट टर्म के अंदर। और इस वक्त
दे वांट टू ब्रिंग इट बैक। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर वो दरीना अमन नहीं लेके आते ईरान के साथ तो मशरिक़ वस्ता वापस रिक्लेम नहीं होता। और मशरिक़ वस्ता को इसलिए चाहिए कि जो उन्होंने पैसे इस वक्त डिफेंसिव वॉर में लूज किए हैं, somebody has to pay for that war। अब वो पेमेंट के लिए भी, इसको वापस रिस्ट्रक्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। जो इसमें स्पॉयलर्स जी ठीक है। नवीद अहमद रिजवी साहब, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे थे, तो अगर ये मामला हो जाता है और अमेरिका की जानिब से चला दिए जाते हैं तो कितना ख़तरनाक हो सकता है ख़त्ते के लिए, क्योंकि इससे तो बाकी मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कितना ख़तरनाक है इस बारे में बताइए। न्यूक्लियर वेपन्स कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, ये लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। ऑल्दो इनका रेस, लेकिन बिकॉज उसमें कितना एरिया आता है, तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत इंतहाई कदम होगा। और अगर ये होता है तो फिर ये जंग जो है इसको कंटेन के, मेरे ख्याल में जैसे मशरकी साहब फरमा रहे थे, फिर क्योंकि इसमें और दीगर प्लेयर भी आ जाएंगे, हर एक से फिर अगर हम एक बहुत बड़ी वॉर की तरफ और बहुत बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस पे बात है। कहा है कि ये नुकसानात हम ईरान का जो हमने फ्रोजन एसेट्स है उनसे पूरे करेंगे। आप देखें वो इसको किस हद तक निभा सकते हैं, या ये सिर्फ थ्रेट या वार्निंग ही है। मेरे ख्याल में जो हम अर्लियर फेज ऑफ दिस वॉर एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी देख रहे थे, नजर आ रही है इस वक्त, वो जरूरी है कि उस पे वो जो सारे प्लेयर्स हैं वो फर्दर इन दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल तक जल्द लाने की। नवीद साहब, आपको लगता है कि अब जो मामला हो चुके हैं उसके बाद ये नेगोशिएशन की टेबल पे आएंगे, और जिस तरह से आपने कहा कि इंतहाई कदम होगा, तो आपको क्या लगता है आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि इंतहाई कदम आ गया है, आने वाला है, कब तक आएगा, और वो क्या मुहर्रकात होंगे जब ये दोनों मुल्क समझेंगे कि ये इंतहाई कदम है और अब ये फैसला लिया जाएगा? मेरा इनिशियल तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो अपनी समझ है, नाकिस राय ये है कि ये इस स्टेज तक नहीं जाएंगे। देखें, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट मूव होगी, और ये तब होगी जब वो दे आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी होंगे। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखिए इसकी जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा और इतनी ह्यूज है कि उसका फिर मुतहम्मल नहीं हो सकेगा कोई सुपर पावर भी। तो मेरा ख्याल है कि इससे गुरेज किया जाएगा। शॉर्ट ऑफ दैट दे कैन कंटिन्यू एक दूसरे के साथ टारगेटिंग, लेकिन मुझे लगता है कि अब आगे फर्दर इसमें जो प्लेयर्स हैं इनटू द डिप्लोमेसी और बैक चैनल, उनको ज्यादा एग्रेसिवली इन लोगों को साथ लाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में थोड़ा टेम्परेचर डाउन करने के लिए कोई इनिशियल प्रोग्राम, कोई चीज, कोई ऐसी तजवीज वो आना बहुत जरूरी है जिससे दोनों साइड्स थोड़ा सा इसमें डाई डाउन कर सकें इस टेम्परेचर। ठीक है। मारिया सुल्तान साहिब, आप अब इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए अब आपको क्या लगता है, अब डायलॉग की हमने बात की और पाकिस्तान के किरदार की भी बात की, अब जिस नहज पे मामला पहुंच चुके हैं, अगर अब पाकिस्तान कोई कोशिश करता है तो कितना कभी इम्कान है दोनों मुल्क मान जाएंगे, और क्या पसे पर्दा आपको लगता है कि अभी भी कोशिशें जारी होंगी? आपने मेरे से सवाल किया? जी, आपसे। जी देखिए, पसे पर्दा तो कोशिशें इस वक्त जारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अलावा अभी भी कोई और दूसरा मुल्क नहीं है जो दोनों ममालिक को जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके। कतर तो पीछे हट गया ना? देखिए, कतर जो है सैंक्शंस की, पैसों की, बहुत सारी और चीजों के बारे में देख रहा था, लेकिन वो एक जीसीसी के अंदर एक पार्टी है, आप एक पार्टी नहीं है। सो आपके पास जो कंडीशन है इस वक्त, वो जो पोजीशन है, वो शायद दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा अहम है।
दोनों मुल्कों के अंदर आपका असर रसूख है, दोनों मुल्कों के दरमियान आपने क्रेडिबिलिटी दिखाई है, आपके पास इन तमाम चीज़ों पे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, और उससे भी बढ़कर आप इस रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और फिर आपने ईरान के साथ भी अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर किया है, यानी कि आपने उनके साथ भी इत्तेमाद साजी की है। इस लिहाज से पाकिस्तान के अलावा तीसरी कोई और मुल्क इस वक्त मौजूद नहीं है जो इस कंडीशन को, इस पोजीशन को या इन सेंसिटिविटीज़ को जो है फुलफिल भी कर सके। अगर वो अमेरिका के अंदर मकबूल होंगे तो ईरान में मकबूल नहीं है, और अगर ईरान में मकबूल हैं तो अमेरिका के अंदर मकबूल नहीं होंगे, बिकॉज हर कोई इस वक्त बहुत ज्यादा बाई पार्टिजन रोल के अंदर है। अगर आप देखें मशरक़ वस्ता के अंदर, यूरोप के अंदर नेटो बाहर निकल चुका है, नेटो हैज़ बिकम इररेलेवेंट इस पूरी जंग के अंदर। अमेरिका के जो दरीना साथी थे बरतानिया और फ्रांस, वो खुद फरीक हैं। तो एक लिहाज से जो मेजर प्लेयर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इनको कि वो बाई पार्टिजन न्यूट्रल वे से आके उनको किसी तरह दोबारा लेके आ सके। सो ऑप्शन विल रिमेन इस्लामाबाद, और अगर ये वापस इस्लामाबाद एमओयू के ऊपर आते हैं तो शायद ही कोई आगे पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसको नए सिरे से कोई चीज़ डेवलप करना इम्पॉसिबल। ठीक है मशरकी साहब, अब अगर जिस तरह हौसियों की पहले बात हुई, अब अगर हौसी बराह रास्त इस जंग में शामिल तो हो चुके हैं, लेकिन अब अगर हमले नहीं रोकते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाती हैं मामलात, तो पाकिस्तान क्या ये हमले रोकने के लिए इस जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है? क्योंकि एक दफ़ाई माहदा हमारा भी है सऊदी अरब के साथ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी सूरत हाल वहाँ तक उस नहज पे नहीं पहुंची है जहां पाकिस्तान डायरेक्ट शामिल हो। और अभी जिस तरह मारिया साहिबा कह रही हैं कि चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त एडवांटेज ये हासिल है कि पाकिस्तान इंटरलोक्यूटर के तौर पर तमाम जो पार्टीज हैं उनका एतमाद और क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर रहा है, और वो इसीलिए है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई पार्टी नहीं है। अगर इस सिचुएशन में पाकिस्तान खुद शामिल हो जाता है तो फिर सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। दूसरी जानिब हमें ये देखना होगा कि हूतीज़ की कैपेसिटी क्या है, और क्या उस कैपेसिटी को जो है वो ख़त्म करना या उसको मैनेज करना पाकिस्तान की मदद के बगैर मुमकिन है? तो डेफिनेटली मुमकिन है। सऊदीया की अपनी भी इंटरनल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इतनी ज़रूर है। और एक चीज़ और हमें समझनी होगी, वो ये कि ईरान की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक ओपनली और क्लियरिटी की ज़रूरत है कि वो क्यों और किस हद तक हूतीज़ को सपोर्ट कर रहा है, और वो तक उनको सपोर्ट नहीं करेगा। अब एक चीज और हमें समझनी होगी, वो ये है कोई मामला शुरू होता है, कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो पॉइंट है वो यही है कि कौन उसकी गारंटी लेगा। देखिए, पहले भी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो था एतमाद का फुकदान दोनों की तरफ से, स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में भी और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नॉर्मल जो अमूमी रवैया है एकदम से चेंज लाने का, जिसको आप कहते हैं 360 टर्न लेने का, और उसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं उनको ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं आती है। मैं ये समझता हूँ कि अभी की जो सूरत हाल है, एक चीज़ हमें बड़ी क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए कि किसी भी हालत में पाकिस्तान की हर हालत में कोशिश होगी कि इसमें इंटरलोकेटर के तौर पर, इसमें मीडिएटर के तौर पर, इवन गारंटोर के तौर पर पाकिस्तान का किरदार रहे। पाकिस्तान किसी भी हालत में इसकी पार्टी ना बने, ये पाकिस्तान की कोशिश होगी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अगर ड्रैग ना किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को ड्रैग करने में इसराइल अगर खुदा न खास्ता, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है, तो हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ किस तरह से आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर अहम क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर ईरान के अंदर खुद डिवीजन है। ईरान के अंदर खुद हार्ड लाइनर्स में और जो मोतदिल हैं इक़्तिदार के अंदर, उनके अंदर डिवीजन है, वेयर दे अंडरस्टैंड कि ईरान ने खुद पाकिस्तान को मजबूर किया इस सूरत हाल में शामिल होने में, जहां पर हूतीज़ को जंग में शामिल किया, अननेसेसरी सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर अटैक किए। ये ईरान के अंदर भी दो सोच बड़ी वाज़े तौर पर है और इक़्तिदार के अंदर है। IRGC के अंदर एक हार्ड लाइनर ग्रुप है जिसको फिर ब्लेम किया जाएगा
या खुद विद इन ईरान। सो ये नहीं हो सकता कि पूरी ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो। इवन दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है, और उनको वो जो पाकिस्तान की सपोर्ट और हमदर्दी हासिल है इंटरलोकेटर के तौर पर, पाकिस्तान की जो हमदर्दी और सपोर्ट हासिल है पब्लिक की सपोर्ट के साथ, वो अगर उनके साथ नहीं होगी तो खुद ईरान के अंदर वो जो पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे, जो पाकिस्तान के हक में बात हुई, पाकिस्तान के लिए मसूद पेज़िशकान और सारों ने प्रेज किया, उन सारों के लिए वो बड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ को अपने खुद वो क्वेश्चन करेंगे विद इन IRGC और तमाम के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर किसी स्टेज में शामिल हुआ तो खुद ईरान के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन आएगी और खुद ईरान को उसका बहुत बड़ा इंटरनल रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है रिजवी साहब, अब जिस तरह से पाकिस्तान की सालसे की बात हुई, तो अब अगर इस सिचुएशन के ऊपर जब और ज़्यादा जंग भड़क गई है, अब अगर सालसे की बात होती है, जंग रोकने की बात होती है, तो बासानी मान ली जाएगी पाकिस्तान की सालसे की इस कोशिश को, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर कोई दोनों को रीच आउट करके और वो किसी एक ऐसी पॉइंट पर जो कि कॉमन हो उसके ऊपर, जैसे आप ये समझें कि जो इसकी बेसिस बनी है, जो ये री एस्केलेशन हुई है, वो कंट्रोल ऑफ हुर्मुज है। तो मेरे ख्याल में अगर हुर्मुज के हवाले से कोई ऐसी तजवीज़ विद इन दी MOU या उसके अलावा एन एड ऑन हो और उसके ऊपर कोई बातचीत करने पे राजी हो, तो मेरा ख्याल है जिसमें दोनों को ये मिल सके कि हमने अपने अवाम के लिए कुछ ट्रॉफी हासिल की है, तो वो उनको एक किस्म का कंपनसेट कर सकें। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ हुर्मुज, जो कि somewhat I'm just talking aloud कि say for 365 days the control हुर्मुज के कंट्रोल से ईरान जो है वो बैक कर जाता है और वो कहता है वो जो 60 डेज का पीरियड था हम उसको बढ़ा लेते हैं and we give time for the tactical discussions। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई वो जब सामने आए और वो acceptable हो to the other party as well, तो there might be a solution, it may be a temporary solution, लेकिन इस टेम्परेचर को डाउन लाना बहुत जरूरी है। ठीक है मारिया सुल्तान साहिब, आप अब अगर अब जंग मज़ीद भड़कती है और मामला ख़राब होते हैं, और जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, तमाम पैनलिस्ट ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जब ये जंग बढ़ेगी तो दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल होंगे, तो चीन और रूस का क्या किरदार हो सकता है, उनकी सपोर्ट किस तरफ हो सकती है और किन ग्राउंड्स पर वो सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को? देखिए, ईरान और चीन का जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 300 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI प्रोजेक्ट्स का जो ईरान के साथ लिंक्ड है। दूसरी तरफ रूस के साथ दफाई तौर के ऊपर ईरान के दरीना ताल्लुकात हैं, ना सिर्फ इधर लेकिन मशरक़ वस्ता के अंदर, सीरिया के अंदर, फिर इसके साथ साथ अफ्रीका के अंदर। तो ये बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये ओवरलैप करें। तीसरी बात ये है कि इस वक्त असल इशू ये है कि हमने ये देखना है कि क्या चाइना या रशिया मिलिटरीली आके ईरान की हेल्प करेंगे? नहीं। क्या वो उनको स्ट्रेटेजिकली हेल्प करेंगे? हाँ। अब इसमें जो चैलेंज है वो यही है कि कितनी हद तक चीन की जो शिप्स हैं वो अमेरिका रोकने में तैयार होगा। देखिए, अमेरिका को अभी सूरत हाल ये है कि चीन की शिप्स तेल लेके जा रही हैं ईरान से, बावजूद इसके कि इस वक्त जंग है, बावजूद इसके कि इस वक्त तमाम एलिमेंट्स हैं। नाज़रीन, भारत में तलबा की तहरीक नई दिल्ली से जंतर मंतर से शुरू हुई और उसके बाद शदीद होती हुई सरहद पार करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई दीगर रियासतों तक फैल चुकी है। और पेपर लीक होने का यह मामला था, स्कैंडल था। कॉकरोच मूवमेंट के नाम से चलने वाले इस एहतजाज पर पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और फिर सिक्योरिटी एहलकारों ने तलबा पर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। अब ये इस तहरीक में एक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं वहाँ पर, और तलबा भी शामिल हो चुके हैं। डंडे बरसाए जाते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, मोदी हुकूमत को गिराने की बात करते हैं। अपोजिशन भी इसमें शामिल हो चुकी है और राहुल गांधी को मार कर घसीटते हुए जो है वो जेल में डाला गया। तो मोदी हुकूमत जो है, जो सारी दुनिया में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करती है,
इस काकरोच इनकलाब की वजह से, इस एहतजाज की वजह से क्या मुश्किल में आने वाली है? आमिद अल मशरकी साहब, सबसे पहले आप बताइए कि कितना मुश्किल है मोदी सरकार के लिए इस काकरोच पार्टी के एहतजाज को रोकना? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मोदी के जो 10 साल का जो उसका रूल था, 11 साल का, उसका बदतरीन ज़वाल शुरू हो गया जब उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर एक मकरू हमला किया, और फिर उसके बाद जिस तरह उसका विश्व गुरु ज़मीन पे गिरा, उसके बाद उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया में नाकाम हुई और वो आइसोलेट हुआ, क्योंकि उनका सब कुछ झूठ पे मबनी था। उसके बाद आज जहाँ पर इंडिया के अंदर, जहाँ वहाँ की जो जनरेशन जी है, उसने वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ कि एक रेफरेंडम किया है मोदी की सरकार के खिलाफ, और वो ये है कि ये गाली गोली की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो अडानी, अंबानी और बिरलाज और टाटाज के लिए बनी गई है। इसको अवाम का या किसी का कोई ख्याल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये वो सरकार है जिसने पाकिस्तान दुश्मनी बेचकर खुद अपनी आवाम को भूख नंग के सिवा कुछ ना दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो कुछ जंतर मंतर में हो रहा है, जो कुछ मुंबई में हो रहा है, जो कुछ बाकी जगहों पे हो रहा है, वो एक तरह से मुकाफाते अमल के साथ साथ मोदी के लिए उसका एक परमानेंट डिक्लाइन और जवाल नजर आ रहा है। आज जो है वो वहाँ पर जिस अंदाज में मोदी के बारे मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को डिक्टेटर कहा जा रहा है, मोदी के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर अवामी राय आमा हमवार हो चुकी है। और उस राय आमा के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सीनियर जो सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं, उसके अंदर कांग्रेस की तमाम लीडरशिप शामिल है, उसके अंदर फिल्म स्टार्स शामिल है, उसके अंदर सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। जो तुलबा की तहरीक थी वो आज उनकी एक जनरेशन की तहरीक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बार बार मैं ये कहता हूँ कि जब हुकूमतें जो हैं वो झूठा बयानियां बेचती हैं, जब उसके बाद अवाम को मिसगाइड किया जाता है, जब उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो अवाम के जो ग्रास रूट के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता। आज जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो तलबा की जो तहरीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मोदी के खात्मे पर ही मुंतहिज होगी। इसका नतीजा जो है वो मोदी के इस्तीफे पर होगा। बीजेपी शायद इक़्तिदार में रहेगी। अभी इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद हैं, और चूंकि वहाँ पर एक सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन खत्म होंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मोदी का इक़्तिदार जो है उसका सूरज मुझे डूबता हुआ ठीक है। रिजवी साहब, मोदी के इक़्तिदार का सूरज आपको भी गुरूब होता नजर आ रहा है इस तमाम सिचुएशन में, जब कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अपने ही तालिब इल्मों पे बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि देखिए, एक किस्म का एक जैसे अभी बहुत सारे हमने बयान किया कि बहुत सारे इंसिडेंट्स, इवेंट्स, ऐसी अकरेंसेस हैं जिसमें पै दर पै आपकी शिकस्त हुई। अब दूसरा जो एक ओवरऑल जरा आयरन हैंड इस्तेमाल करते हैं, जरा हाई हैंडेडनेस है इन टुवर्ड्स ऑल देयर अप्रोचेस, वो जब एक लेवल पे कहीं पहुंच गई तो वहां पे कहीं ऐसी एक छोटी सी चिंगारी, कोई ऐसा इंसिडेंट, अब ये पेपर लीक बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वो ऐसे इग्नाइट हो गया है और उसके बाद उसको जिस तरह हैंडल किया वो फैलता जा रहा है। और उसको अब सर्टेनली, क्योंकि वो सेंटिमेंट जो था, वो जो एक सेंटिमेंट है अगेंस्ट हिम, वो अब बढ़ता जा रहा है। और आई फुली एग्री कि ये मुझे चेंज ऑफ हेड इन द बीजेपी इज एविडेंट। ठीक है। हामिद अल मशरकी साहब, अब जिस तरह से अक़लियतों की तरफ इस तमाम तनाज़े को मोड़ा जा रहा है और मुसलमान तलबा पर भी जामिया मिलिया इस्लामिया में तशद्दुद किया गया, हमने हमेशा देखा है कि भारत के अंदर जब भी कुछ होता है तो मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब उनके अपने तलबा ने एहतजाज स्टार्ट किया। अभिजीत देवके काकरोच पार्टी के सरबराह हैं, वो भी एक हिंदू हैं। अब हिंदुओं ने एहतजाज स्टार्ट किया, मामला जो है वो मुसलमानों पर गिरा दिया गया। अब हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस चीज़ को जो है वो बेस बनाकर दोबारा से मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे मोदी की जानिब से। नबी साहब, आप जवाब दे दीजिए इस सवाल का। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी पुरानी टैक्टिक है कि डिवाइड एंड रूल। तो अब जब वो ये देखते हैं ना कि कोई एक उनमें कहीं कोई दरार पैदा कर सकें
जिससे उनके आपस की यूनिटी हो। तो ये सबसे आसान कार्ड है, मजहबी कार्ड, भले वो क्रिश्चियंस हो या वो विद इन मुस्लिम्स दीगर फिरकों का हो। तो ये एक बहुत चीप टैक्टिक है, तो वो अपना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये मामला इतनी आसानी से इनसे हैंडल होगा, क्योंकि इसमें जो अब आ गया है एंगल ऑफ द वेरियस फैकल्टीज, जो कि सिर्फ कह रहे हैं फिल्म्स, पॉलिटिशियंस जैसे कह रहे हैं, दानिश्वर, अब ये जो सारे बिखरे हुए लोग थे ये इकट्ठे हो जाएंगे ऑन वन प्लेटफॉर्म टू गेट ओनली वन आइटम एजेंडा, और वो होगा कि मोदी साहब को हटाए। ठीक है नाज़रीन, GHQ के मुकाम पर मुनक्किदा 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई अहम और पॉलिसी साज खिताब सामने आया। फील्ड मार्शल ने सख्त और वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड अस्करी ऑपरेशंस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगे। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बलूचिस्तान में बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज़ और उनके सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम को अफवाज पाकिस्तान व गैर अवाम के इत्तेहाद से मट्टी में भी मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार देते हुए समाजी और मौशी तरक्की के लिए अवामी शराकतदारी पर भी जोर दिया। इस आम खिताब के खदोखाल और ख़ित्ते की सूरत हाल पर, इसके असरात पर तफसीली बातचीत होगी। रिजवी साहब, सबसे पहले आपसे सर, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का बैक वक्त जिक्र किस स्ट्रेटेजिक हकीकत की तरफ इशारा करता है, इस पर रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टाइम आल्सो। मेरे ख्याल में इस वक्त ये बहुत इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि इसमें लोगों को बताया जाए कि इसके क्या अवामिल हैं जो इसके पीछे मुतहर्रिक हैं। हमारा दुश्मन जो है, देखिए, कभी भी वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देता। बिलखुसूस बलूचिस्तान में आपने देखा कि हमने वहाँ से कुलभूषण को पकड़ा, और वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पर एक फाइनेंसिंग कर रहा था, वहाँ पे फैसिलिटेटर्स क्रिएट कर रहा था, और वो लोग कर रहा था जो। अब ये जो बात थी कि इस वक्त हमने बहुत देखा है, एक रिसर्च हुआ है इन सारी चीज़ों में, तो इट वाज पर एक नेशनल रिजॉल्व का रिफ्लेक्शन। तो ये जो खिताब था, इसका मेन पर्पस मेरे ख्याल में एक ये भी था कि एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच बनाई जा सके जो इसके अगेंस्ट काम कर सकेगी। और यहाँ पर हमें एक नेशनल एक्शन प्लस की तरफ जाते हुए हम वो स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिससे हम न सिर्फ लोगों के जख्म ज़ायल कर सकें, बल्कि उनको कुछ उम्मीद भी दिला सकें। और वो जो लोगों को, जो जहाँ पे थोड़े से लोग स्ट्रे होके उनकी तरफ चले जाते हैं, उनको किसी तरह स्टॉपेज किया जाए, और वो चीज़ें बताई जाएं कि जहाँ पर ये प्रॉक्सीज हमारे लिए जो इतने अरसे से एक अजाब बनी हुई है, किसी तरह इनका खात्मा किया जा सके। अच्छा, इसके कंटेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। रिजवी साहब, आज वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बराह रास्त भारत का जिक्र किया है कि अफ़गान तालिबान की फ़ंडिंग होती है, फिर वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, बलूचिस्तान में BLA की फ़ंडिंग की जाती है। अब हमें कितना मज़ीद अरसा इस जंग में गुजारना पड़ेगा, आपके ख्याल? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं जो हमें इसकी तरफ देखना है। एक, क्या वो जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस किया जाए ताकि वो इस चीज़ को रोक सकें कि वहाँ का जो यूथ है, अगर उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डाली जा रही है, वो बंद हो सके। ठीक है। और दूसरा, फिर हमें वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को ज़रा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम ये और जो बॉर्डर मॉनिटरिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो हमें 3, 4, 5 ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिधर हम इस किसी किस्म की जो इसमें फर्दर एडिशन ऑफ द पीपल है उसको हम रोक सकें। फिर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम उस फाइनेंसिंग को बंद करें जो इन लोगों को पहुंच रही है,
जो इनको आर्म कर रही है, जो इनके पास वो असला मुहैया किया जा रहा है जिससे वो अपनी मजमूम कार्रवाइयां करते हैं। तो ये बहुत आसान, एक बहुत मुनज़्ज़म और मेरे ख्याल में उसके ऊपर बिल्कुल काम हो रहा होगा। और जो लोग हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें कमी आएगी। आज का खिताब, ये जो खिताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट खिताब था और मेरे ख्याल में ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इसके लिए अगर हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। अच्छा रिजवी साहब, अब इसमें अफ़गान तालिबान, अफ़गान रजीम को क्या किरदार अदा करना होगा इस दहशतगर्दी को रोकते हुए? कितना हमसाये का किरदार अदा करना चाहिए कि इस जंग को रोकें, पाकिस्तान का साथ दें, ना कि दहशतगर्दी का साथ दें, जो कि अभी तक वो दहशतगर्दों का साथ दे रही हैं, ना सिर्फ कि अपने हमसाये का, जिन्होंने इतने साल जो है वो पनाह दे के रखा और बच्चे पल के बड़े हो गए और उनके बच्चों के बच्चे हो गए और अभी भी हमारा साथ नहीं दिया जा रहा। तो कब होश आएगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो उसके शर से बचो। तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है। आपने 30 लाख या 50 लाख कहते हैं अफगान को यहाँ रेफ्यूजी रखा फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। हमारे मुल्क में कौन कौन सा कल्चर है या कौन कौन सी बुराई है जो नहीं आई इनकी वजह से, और हमने वो सब बर्दाश्त किया और इनकी वजह से हमने ओवरऑल इंटरनेशनली बहुत सफ़र किया, इकोनॉमिकली भी सफ़र किया। ठीक है। लेकिन अब ये एक ऐसे थैंकलेस और एक ऐसी नाशुक्रापन है जिसका हम बैठक नहीं हो सकती। इनको आवाज जो दिया जा रहा है, देखिए जो इनमें हार्डन क्रिमिनल है उसको मारा जाना चाहिए, उनको मारना पड़ेगा। ठीक है रिजवी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। अहमद मशरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, भी बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान रजीम जो है वो होश के नाखून लेगी और उन लोगों का साथ देगी जिन्होंने इतने साल जो है वो उनका साथ दिया और उनको जंग ज़दा माहौल में यहाँ पर रहने का मौका दिया और उनका ख्याल रखा, और अब वो हमारा भी ख्याल रखेंगे, ना कि दहशतगर्दी का साथ देकर पाकिस्तान में अनारकी फैलाएंगे, पाकिस्तान के हालात को ख़राब करेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।